Hello students, this is Divya Soni. Welcome to my channel. In previous video of electric fields and charges, we had discussed what is electrostatic, what is charge, how many types of charges and what are the properties of charges. So in today's video, we will continue with the further topics of this chapter and our next topic is how can you charge a body. आप किसी भी body को किस तरह से charge कर सकते हैं. Okay, so बिना time waste करे we'll continue with it. See, अगर मैं बोलूँ कि सपोज आपके पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, यू हैव अ न्यूट्रल बॉडी, सो इज देयर एनी चार्ज पजेसेस बाय अ न्यूट्रल बॉडी. मुझे बताइए क्या कोई न्यूट्रल बॉडी के पास किसी भी तरह का चार्ज होता है? द आंसर विल बी यस और नो. देखिए मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि मैम न्यूट्रल बॉडी के पास कोई भी चार्ज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसका नाम ही क्या दिया है, न्यूट्रल दिया है. इट मीन्स इट इज अ चार्जलेस. बट the answer of this question is neutral body does possess any kind of charges. उसके पास बिल्कुल कुछ ना कुछ तरह के चार्जेस रहते हैं. देखो लेकिन न्यूट्रल बॉडी के पास क्या रहता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे. मुझे बताइए आप क्या बोलते हो? अगर आप बोलोगे लाइक पॉजिटिव चार्ज को आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो प्रोटॉन होती है पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को आपने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया है. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल. सपोज मैंने बोला किसी बॉडी के पास 5 प्रोटॉन है और 5 के 5 क्या है? इलेक्ट्रॉन है. और फिर मैंने बोला कि व्हाट इज द नेट चार्ज पजेसेस बाय दिस बॉडी, तो आप बोलोगे मैम द नेट चार्ज पजेस्ड बाय दिस बॉडी इज 0, बिकॉज 5 प्रोटॉन ने 5 इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया. और जब किसी बॉडी के पास क्या चार्ज आ जाए, मतलब कि लाइक नेट चार्ज possessed by body will be equals to 0, at that time this body is considered to be a neutral in nature. उस टाइम पे बॉडी कैसी नेचर में कंसिडर होगी? न्यूट्रल होगी. तो समझ में आया? लाइक न्यूट्रल बॉडी के पास क्या होते हैं? न्यूट्रल बॉडी हैव चार्जेस, बट इन दिस the charge on electron is equal to charge on proton. जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने के उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, और दोनों के ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया. आप बोल सकते हैं न्यूट्रल बॉडी हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. जितने प्रोटॉन है मतलब न्यूट्रल बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? दे हैव द सेम क्वांटिटी. दोनों की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी. तो दोनों ने एक दूसरे से इफेक्ट को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, और उसके कारण उस पर नेट चार्ज कितना आ गया? द नेट चार्ज ऑन दैट बॉडी विल बी इक्वल्स टू 0. इतना समझ में आया? ठीक है. नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सपोज आपने क्या किया, न्यूट्रल बॉडी की बात कर ली है ना. अब मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मैं बोलूँ कि किसी बॉडी को, सपोज यू हैव अ बॉडी, एनी काइंड ऑफ बॉडी यू हैव, और आपको इसे क्या करना है? चार्ज करना है. कि इसे चार्ज करके बताओ, तो आप कैसे इसे चार्ज कर सकते हो? तो देखो चार्ज करने की 3 प्रोसेस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना. पहली प्रोसेस का क्या नाम है? चार्जिंग बाय कंडक्शन. चार्जिंग बाय conduction, and the next is charging by induction. ये जो टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन, दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. यही आपको एनसीईआरटी में दिया गया है और आपको ये पढ़ना आपके सिलेबस में. एंड द थर्ड इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. आपकी एनसीईआरटी का इंटेक्स का एग्जाम्पल 1.1 दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, चार्जिंग बाय इंडक्शन पे बेस्ड है. तो 1 बाय 1 करके हम लोग सारी प्रोसेसेस समझते हैं ना. ठीक है, चलिए शुरू कहाँ से करते हैं? विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी लास्ट, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. कि फ्रिक्शन से आप किसी बॉडी को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन का वो ले रही हूँ, लाइक मैं क्या ले लेती हूँ, कोई भी एलिमेंट ले लेती हूँ, है ना, कोई एलिमेंट ले लेती हूँ. तो उस एलिमेंट की अगर आप बात करोगे, जिस भी एलिमेंट को आपने लिया है, सपोज आप किससे ले लो, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कुछ भी ले लो. ठीक है, तो अब हम क्या लेते हैं? हम एल्यूमिनियम ले लेते हैं. तो एल्यूमिनियम में आपको पता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? देयर हैव 13 मतलब 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है,
तो तेरा हमेशा किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने के उतने क्या होते हैं प्रोटॉन, और उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है उतना का उतना होता है। ठीक है, लेकिन उसका न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर दे हैव द डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, उनके पास न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है अलग होती है। किसी भी एलिमेंट की बात करोगे जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, लेकिन उनके न्यूट्रॉन की नंबर हमेशा क्या होगा अलग होगा। जैसे आप सोडियम की बात करोगे तो सोडियम में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन उतना उसका एटॉमिक नंबर। आप हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन उतने के उतना उसका एटॉमिक नंबर। आप कुछ भी उठा के कोई सा भी एलिमेंट ले लो 114 में से, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो देखो यहाँ पे आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, मैंने बोला कि किसी बॉडी के पास कब पॉजिटिव चार्ज आएगा कब नेगेटिव चार्ज आएगा, हमें ये पता लगाना है ना। व्हेन डज द बॉडी possess a positive charge and when does the body possesses a negative charge। तो सबसे पहले न्यूट्रल तो आपको क्लियर है कि न्यूट्रल आप कब बोलोगे किसी भी बॉडी को, जब उसमें प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर हो जाए, इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए, तब आपने उस बॉडी को नाम दे दिया दैट दिस बॉडी इज अ न्यूट्रल इन नेचर। But when we consider somebody as a positively charged and you are considering somebody as a negatively charged, then how can you consider that this body is positive and this body is negative, है ना। तो उसके लिए समझते हैं हम लोग आगे। पहले देखो इतने में सिर्फ आपको इतना याद रखना है जितना स्लाइड में बताया। क्या बोला, अगर मैं बोल रही हूँ कोई बॉडी न्यूट्रल है नेचर में, इसका मतलब उसमें जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे भी पहले अगर हम जाए तो इससे पहले देखो क्या होगा। सपोज कोई एलिमेंट ले रहे हो, उस एलिमेंट में मैंने पूछा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इन सब के नंबर्स कितने कितने होते हैं। तो आपको ऐसा याद रखना, कोई भी आप एलिमेंट ले रहे हो तो जिस उस एलिमेंट में जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, और इसके बाद न्यूट्रॉन नंबर उसमें क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। मतलब सपोज आप किसकी बात कर रहे हो, आप सोडियम की बात कर रहे हो, तो आप सोडियम के लिए क्या बोलोगे कि सोडियम का मैम कितना होता है, कितना होता है उसका एटॉमिक नंबर, दैट इज द 11। तो सोडियम में 11 के 11 क्या है उसका एटॉमिक नंबर है, 11 के 11 उसके क्या है प्रोटॉन है, और 11 के 11 उसके क्या है इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। सोडियम के केस में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं इसमें 12। ठीक है, तो तब जाके इसका एटॉमिक मास क्या बनता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, लाइक एटॉमिक मास इज इक्वल टू आप क्या बोल देते थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की जगह आप ये भी बोल सकते हो दैट द एटॉमिक नंबर, क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। आप इसकी जगह ये भी बोल सकते हो दैट एटॉमिक नंबर, हमें पता है प्रोटॉन एटॉमिक नंबर और एक और क्या इलेक्ट्रॉन, दिस ऑल आर द इक्वल। तो आप इसकी जगह ये भी फॉर्मूला बना सकते हो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, दिस ऑल विल बिकम इक्वल टू एटॉमिक मास। इतना समझ में आया, आई थिंक आ गया होगा। अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। प्रोटॉन का नंबर कितना गया आपका, आपको पता है 11, न्यूट्रॉन कितने होते हैं 12, हैंस 23। दिस विल बी व्हाट, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ व्हाट, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते, न्यूट्रल बॉडी समझ में आ गई, जितना प्रोटॉन उतना के उतना क्या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि किसी भी बॉडी को चार्जिंग करने के कितने तरीके होते हैं, तो 3 तरीके होते हैं। पहला चार्जिंग बाय कंडक्शन, नेक्स्ट वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, थर्ड वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। वन बाय वन करके इन तीनों को समझते, लेकिन उसे समझने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, वो आपको बताते, देखिए। सी क्वेश्चन इज कि आप कब किसी बॉडी को पॉजिटिव नेचर में कंसीडर करोगे और कब किसी बॉडी को नेगेटिव कंसीडर करोगे नेचर में। ठीक है, तो अब देखना है, यहाँ पे सपोज एक बॉडी है, ये बॉडी अभी फर्स्ट केस में कैसी है, न्यूट्रल है। ठीक है, मतलब जितने इसमें पॉजिटिव चार्जेस है उतने के उतने उसमें क्या है, नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, एक टाइम बाद क्या हुआ, जब सपोज ये बॉडी पहले अभी न्यूट्रल थी, नेक्स्ट टाइम में ये बॉडी को क्या किया हमने, इस बॉडी में से हमने क्या कर दिया, हम एक काम कर देते, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते, निकाल देते, है ना। सपोज इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इस बॉडी से बाहर चले गए।
ठीक है, पहले केस में कंसीडर करो कि इसमें +5 पॉजिटिव चार्ज थे और +5 नेगेटिव, -5 नेगेटिव चार्ज थे। मतलब 5 प्रोटॉन थे, 5 तो इसमें क्या थे, प्रोटॉन थे, और 5 इसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। इतना आया समझ में? तो इस टाइम पे ये बॉडी को आपने क्या बोला, नेचर में न्यूट्रल बोला। नेक्स्ट केस में मैं काम करती हूँ, इस बॉडी में से मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, आउट कर दिया। इस बॉडी में से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, बाहर चले गए। तो इस बॉडी के पास क्या बचेगा, बताओ मुझे। 5 तो क्या बचेंगे, प्रोटॉन बचेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 प्रोटॉन थे। चार्जेस कौन से बाहर गए, नेगेटिव गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं नेचर में, तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो अंदर कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। इतना समझ में आया? यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट थिंक सो होनी चाहिए, है ना। सी, +5 प्रोटॉन एंड -3 इलेक्ट्रॉन। तो अब इस बॉडी पे नेट चार्ज क्या होगा, मुझे बताइए। इस बॉडी पे नेट चार्ज क्या होगा, देखो 5 प्रोटॉन थे, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 प्रोटॉन में से जो 3 प्रोटॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉन थे, इनने एक दूसरे से इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी इस पे कितने प्रोटॉन बचे, 2 प्रोटॉन बचे हैं। तो ये बॉडी नेचर में क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन क्या चले जाए, बाहर चले जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी में से अगर आउटसाइड सराउंडिंग में चले जाते हैं, किसी सपोज कोई रिएक्शन हो जा रही है, तो उस टाइम पे उस बॉडी पे क्या आ जाएगा, दैट बॉडी पॉसेस अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसके वाइस वर्सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज कब आता है। तो देखो नेगेटिव चार्ज कब आएगा, के बेसिस पे आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको समझ में आ गया होगा कब आएगा। जब हम क्या करें, उस बॉडी में कहीं से क्या करते, बाहर से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, एंटर हो जाए। बाहर से इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो जाए, या फिर आप बोल सकते हो कि उसके प्रोटॉन क्या हो जाए, सपोज बाहर चले जाए, ऐसा कुछ हो जाए। देखो कैसे, स्टार्टिंग केस हम लोग लेते हैं। स्टार्टिंग केस हमने लिया, कितने हैं, 5 प्रोटॉन है और क्या है, 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओके, इस केस में बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है। ये मैं सपोजिशन बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कोई बॉडी के पास 5 ही प्रोटॉन होंगे, 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन, ये आपको समझाने का तरीका है सपोजिशन के बेसिस पे, ठीक है, कि कब बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, कब बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो देखो इस टाइम पे बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है नेचर में। अब मैं क्या करती हूँ, क्या करे, इस पे से क्या हो जाए, लाइक कुछ प्रोटॉन्स क्या हो जाए, बाहर चले जाए, या फिर आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ जाए। दोनों का तरीके है ना। अगर आप क्या कर दो, प्रोटॉन बाहर चले जाते, तो देखो प्रोटॉन को मैं करती हूँ यहाँ पे, कितने प्रोटॉन डाल देते हैं हम, 3 प्रोटॉन बाहर चले गए, तो अंदर कितने प्रोटॉन बचे, 2 प्रोटॉन बचे, और इलेक्ट्रॉन कितने बचे। ये माइनस और प्लस साइन इसलिए लगा रहे क्योंकि प्रोटॉन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो देखो 3 प्रोटॉन बाहर चले गए, तो अंदर कितने प्रोटॉन बचे, 2 प्रोटॉन बचे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 प्रोटॉन ने -2 इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। लेकिन अभी भी इस बॉडी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बॉडी नेचर में कैसी हो जाएगी, दिस बॉडी इज अगेन अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। इतना क्लियर है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो इसके बेसिस पे आपको खाली इतना बताना था कि न्यूट्रल बॉडी में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि किसी बॉडी को चार्जिंग करने के 3 तरीके हो सकते हैं। तीनों तरीके अभी हमने डिस्कस नहीं किए। उन तरीकों को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होती है और कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब होती है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड आपके एनसीईआरटी में जो कुछ एग्जाम्पल्स है उन्हें डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कॉमन सी बात है, घर में भी अगर कभी ये चीज परफॉर्म की हो तो देखना क्या होता है। जब आप क्या करो, सपोज आप एक ग्लास रॉड लीजिए, ओके। उस ग्लास रॉड को आप किससे रब करना शुरू करो, आप शुरू करो उसे सिल्क क्लॉथ से। यस, यू आर रबिंग योर ग्लास रॉड विद द सिल्क क्लॉथ, ठीक है। तो जब आप क्या करते हो, ग्लास रॉड को रब करते हो, सपोज इट इज योर ग्लास रॉड एंड सपोज दिस इज योर ग्लास रॉड एंड रब दिस ग्लास रॉड विद द सिल्क क्लॉथ। तो
आप जब इसे रब करना शुरू करोगे उस टाइम पे इनिशियल कुछ सेकंड्स के लिए 10-15 सेकंड्स के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब फिर सपोज आपने उसे रब किया, आप उसे 30 सेकंड 45 सेकंड 1 मिनट तक रब करते गए। रब करने के बाद जब इस ग्लास रॉड को सिल्क से आप रिमूव करोगे तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ दिस बॉडी, एंड व्हाई दिस अट्रैक्शन कम्स आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, जब आपने इसे इससे रब करना शुरू किया तो रब करने पे स्टार्टिंग कुछ सेकंड्स के लिए कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा, ये ग्लास रॉड इससे क्या होने लगेगी, चिपकने लगेगी। जब आप इसे दूर करना चाहोगे तो यू विल फील सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस ग्लास रॉड एंड दिस सिल्क। व्हाई दिस हैपन, समझना। क्योंकि ग्लास रॉड पे जब आप इसे रब करते हो तो एक टाइम ऐसा आता है जब इस ग्लास रॉड पे क्या आ जाता है, इस ग्लास रॉड पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इस सिल्क क्लॉथ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आने का क्या सेंस है कि ग्लास रॉड ने, ये सपोज आपकी ग्लास रॉड हुई, ये आपका क्या हुआ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, इस पे मुझे काफी दिक्कत होती है बनाने में। सी, इट इज अ ग्लास रॉड और ये आपका क्या है, सिल्क का क्लॉथ है। ठीक है, तो देखो ये ग्लास रॉड को जब आप रब करते गए सिल्क के साथ तो इस ग्लास रॉड पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस सिल्क रॉड पे, सिल्क क्लॉथ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये चार्जेस क्यों आए हैं, कैसे आए, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। इस पे पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आने का सेंस क्या है कि ग्लास रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल के किसे दे दिए हैं, सिल्क क्लॉथ को दे दिए, और सिल्क क्लॉथ ने वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए। स्टार्टिंग केस में दोनों बॉडीज न्यूट्रल थी, लेकिन न्यूट्रल होने के बाद जब आपने उसे घिसा, आपने उसे क्या किया, एक दूसरे को फ्रिक्शन किया, है ना। दिस इज व्हाट, इट इज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये जो आपको बता रहे हैं कि आप इसे इससे रब कर रहे हो, तो ये क्या है, यू आर फ्रिक्शनिंग। आप क्या कर रहे हो, दो बॉडी को जब आपस में रब करते हो तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बोथ दिस बॉडी। तो ये बॉडीज क्या हो रही है, फ्रिक्शन चार्ज हो रही है, बट बाय दैट, बाय विच प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, ये हम सबसे पहले आपको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का एग्जांपल समझा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि ग्लास रॉड पे क्या आ गया, आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, और सिल्क क्लॉथ पे क्या आ गया, आपका नेगेटिव चार्ज। ग्लास रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल के कहाँ दे दिए, सिल्क क्लॉथ को दे दिए, और सिल्क क्लॉथ ने वो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो जब किसी बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वो बॉडी नेचर में कैसा बिहेव करेगी, इट विल बिहेव एज अ नेगेटिव चार्ज, एंड द ग्लास रॉड विल बिहेव एज अ पॉजिटिव चार्ज। नाउ यू नो दैट बोथ द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट के कारण ये जब आप इसे इससे रिमूव करोगी, ये ग्लास रॉड को इससे रिमूव करोगी, यू विल फील सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ ऑफ दिस। इतना क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। जब आप क्या करते हैं, see it is what, it is the charging by friction। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ किसका, इबोनाइट रॉड को आप किससे रब कर रहे हो, यस, इबोनाइट रॉड को आप रब कर रहे हो किससे, फर से, कैट्स फर। एनसीईआरटी के ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल्स। ओके, फर मतलब समझते हो ना, यस। फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस इबोनाइट रॉड, इबोनाइट रॉड क्या होता है, व्हाट इज दिस इबोनाइट रॉड। रॉड तो समझ में आता है, कोई भी अगर मैं बोलूं कि सपोज आपने आयरन की एक इतनी लंबी सी रॉड ले ली है सिलेंड्रिकल शेप में, तो इतना बड़ा हमने क्या ले लिया, पीस ले लिया आयरन का, तो आपने उसे क्या नाम दे दिया, यू नेम इट एज अ रॉड। तो सेम एज इट इज, रॉड मतलब यहाँ पे क्लियर होगा, बट व्हाट डू यू मीन बाय दिस इबोनाइट समझना। आपने रबड़ तो सभी ने सुना है, रबड़ क्या होता है, रबड़ सभी को पता है। रबड़ एक ऐसा मटेरियल है जिसकी क्या होती है, हाई इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी यानी याद है ना कि किसी भी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो तो कितना स्ट्रेच वो क्या हो रहा है, जितना ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है आप बोलोगे यस दिस ऑब्जेक्ट पजेस अ वेरी हाई इलास्टिसिटी, जितना कम वो स्ट्रेच हो रहा है आप बोलोगे इट हैव अ लो इलास्टिसिटी। तो इबोनाइट इज अ वल्कनाइज्ड रबड़। वल्कनाइज्ड रबड़ क्यों इसे कहा जाता है, क्योंकि इसे क्या किया जाता है, जब आप रबड़ को सल्फर के साथ लो ही
रबर को आप मिक्स करते हैं सल्फर के साथ, है ना, कम टेम्परेचर पे। जब आप उसे क्या करो, रबर और सल्फर की क्या कराते हो, रिएक्शन कराते हो, और कम टेम्परेचर पे जब आप इसे हीट करते हो तो उस टाइम पे जो मटेरियल बनता है दैट इज नोन एज इबोनाइट। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इबोनाइट। और ये इबोनाइट नेचर में कैसा होता है, दिस हैव अ लो इलास्टिसिटी, मतलब अगर आप सपोज उसे क्या करना चाहोगे, आप उसे स्ट्रेच करना चाहोगे, इट इज अ वल्कनाइज्ड रबर, फॉर्म ऑफ अ रबर, बट रबर जितना जितना ज्यादा स्ट्रेच होता है, ये इबोनाइट उतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ low elasticity, that ebonite possesses a low elasticity. Now you got it, what is ebonite? Ebonite is what, it is a vulcanized rubber. Why the name is given as vulcanized rubber, because in this we react the rubber with that of sulfur, है ना, at a very low temperature, and the result so formed is known as ebonite. अब जब आपने इस इबोनाइट की रॉड को फर मतलब समझते हो, पंख, किसी भी उस पंख के साथ आपने क्या किया, सपोज आपने उसे रब किया है, तो इस इबोनाइट रॉड पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और फर पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। वन मार्कर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछे जाते हैं कि जब आप सपोज यू आर रबिंग अ ग्लास रॉड विद द सिल्क, देन द ग्लास रॉड possess a which kind of charge, चार ऑप्शन दे देंगे, does it possess a positive charge, does it possess a negative charge, it has a neutral charge, और none of these। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब कर रहे तो ग्लास रॉड पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट, ठीक है। इबोनाइट रॉड का ही एग्जांपल हमने फर के साथ देख लिया, तो इबोनाइट में कैसा आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, और फर पे कैसा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अपने घर में बहुत सी बार एक्सपेरिमेंट क्या होगा, सपोज आप क्या करो, कंगा ले लो, है ना, आपने क्या किया, पीस ऑफ पेपर के टुकड़ों का आप क्या करो, पेपर के टुकड़ों का पेपर को लो, पेपर के टुकड़े करके आप उसे यहाँ बिछा दो। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप कॉम्ब ले रहे हो, और कॉम्ब को आप क्या कर रहे हो, रब कर रहे हो। कॉम्ब को सपोज आपने हेयर में एक दो बार कॉम्ब किया, देन आप क्या करने गए, आप करने गए उस कॉम्ब को लेके कहाँ पे गए, पीसेस ऑफ पेपर्स के पास में, तो यू विल अगेन फील सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन। वो पीस ऑफ पेपर कहाँ आके चिपक जाएंगे, कॉम पे आके चिपक जाएंगे, है ना। अगेन व्हाई दिस हैपन, देखो ऐसा हो रहा है, लेकिन सपोज उस पीस ऑफ पेपर के पास एक आप कंगा लेके आ रहे हो, कंगा को डायरेक्ट रखोगे तो कोई यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन उस कंगे को जब कॉम करोगे और उसके बाद उसे लेके आओगे, तब यू विल फील सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे जब आपने उसे कॉम किया, उस टाइम पे उस पर क्या हो रहा है, उस टाइम पे उस पर फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण उस पर क्या आ रहे हैं, कुछ चार्जेस आ रहे हैं। और जब आपने पेपर फाड़ा है तो उस टाइम पे उस पर भी चार्जेस आ रहे हैं। अब दोनों पल्सेस are, yeah, suppose someone is possess positive, then the other one is possess negative charge, and again there is a attractive force occurs। वहां पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये पीस ऑफ पेपर किससे आके चिपक जाएंगे, कंगे से आके चिपक जाएंगे। ओके, पेपर्स एंड कॉम। तो कॉम पे क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज, और पीस ऑफ पेपर्स पे क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो you will I think you all will understand what is the charging by friction and why some body possess a positive charge, some body possess a negative charge। this is all because कि कहीं से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वो खुद बॉडी पॉजिटिव बन जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन में जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पे ज्यादा संख्या में हो जाएंगे, तो वो बॉडी नेचर में कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। दिस इज ऑल चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं दैट चार्जिंग बाय इंडक्शन। कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, सॉरी, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, देखो कंडक्शन यानी क्या होता है, आपके पास सपोज कोई दो बॉडी, और आपने उस दो बॉडी को क्या करा, डायरेक्ट कांटेक्ट करा दिया। जब आप उन दो बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट कराओगे तो उसके कारण क्या होगा कि एक बॉडी में से चार्ज किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। by what, by the direct contact। friction is something different। in the friction we are rubbing the two bodies। friction में हम दो bodies को rub करते हैं, लेकिन conduction में we only touch the two bodies। हम दो bodies को क्या करते हैं, touch करते हैं, और touch करने के कारण क्या होगा, एक body से charge निकल के कहाँ transfer हो जाएंगे, दूसरी body में चले जाएंगे, है ना। suppose it is your ये आपके पास क्या है, एक body है, इस body में हमने मान लिया कि पहले कितने कितने हैं, like नेगेटिव नेगेटिव
नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है ना। दूसरी बॉडी हमारे पास कैसी है, न्यूट्रल बॉडी। दिस सेकंड बॉडी इज व्हाट, इट इज अ न्यूट्रल बॉडी, इट इज अ चार्ज्ड बॉडी। इन दोनों के नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, सपोज आई एम टचिंग बोथ दिस बॉडी, ये दोनों बॉडीज को मैंने आपस में टच करा है, तो टच कराने पे क्या होगा, ये चार्जेस जैसे ही आपने टच करा है तो टच कराने पे क्या होंगे, चार्जेस का ट्रांसफर होगा। ठीक है, चार्जेस का ट्रांसफर हुआ बाय व्हाट, बाय द कंडक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस में जब आप इन दोनों बॉडीज को क्या करोगे, अलग करोगे, अलग करने पे दोनों बॉडी पे क्या होंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव 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 लाइक दिस। ठीक है, बोथ द बॉडी पजेस अ इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस। याद रखना, अब इसी की जगह अगर मैं बोलूं, इसमें ये है कि अगर दोनों बॉडी क्या है, सेम मटेरियल की है, सेम साइज की है, सेम शेप की है, तब जाके ये चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, अदरवाइज देयर विल बी द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज एक बॉडी है, ये बॉडी है आपकी कुछ इस तरह की, इसमें हमने मान लिया कितना चार्जेस है, सपोज इट हैव अ क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस। इस बॉडी को जब आपने क्या किया, एक दूसरी बॉडी से कांटेक्ट में लाए, दिस बॉडी इज न्यूट्रल बॉडी, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट केस में जब आप इसे कांटेक्ट लाके क्या करोगे, आप इसे दूर करोगे, तो देयर विल बी द इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बोथ द बॉडीज। मतलब चार्ज का हाफ हाफ क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अगर चार्ज पहले 6 थे तो 3 डिवाइड हो जाएंगे, अगर 8 थे तो 4 डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आप हाफ कर दीजिए। तो मुझे बताइए, जब इन दोनों बॉडी को आपने क्या किया, आपने टच किया, टच कराने के बाद आप क्या कर रहे हैं, इसे डिफरेंट, आप इसे दूर ले जा रहे हैं, तो दूर ले जाने पे कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, हाफ चार्ज ट्रांसफर होगा ऑन बोथ द बॉडीज। इट मींस दिस बॉडी possess a q/2 charge and the second body will also possess a q/2 amount of charge। इतना क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्स, दैट इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये आपके एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जनरली इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए द थर्ड टॉपिक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और ये समझते क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं इसे। सबसे पहले सोचिए, व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंडक्शन, व्हाट इज इंडक्शन, चार्जिंग बाय what do you mean by this term induction? देखो, इंडक्शन यानी विदाउट कांटेक्ट, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। मतलब सपोज ये कोई आपके पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, दिस इज फर्स्ट बॉडी, दिस वन इज सेकंड बॉडी। इन दोनों बॉडी में अगर मैं इन दोनों बॉडी को पास लेके आ रही हूँ और मैंने इसे क्या किया है, ज्वाइन नहीं किया है, टच नहीं किया, ना ही रब किया, आपस में फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया, कुछ नहीं किया, लेकिन खाली इतनी दूरी पे बॉडी लाने पे अगर चार्ज, सपोज ये बॉडी चार्ज एंड दिस बॉडी इज अनचार्ज बॉडी, then if the charges are transferred from this body to this body without any physical contact, then this process is what, it is induction। I will repeat one more time. See, what do you mean by induction? Induction is nothing, it is just without any physical contact, without any contact, if the charge is transferred from one body to another body, then this process is called induction। इसी को बोला जाता है इंडक्शन, जहां बिना कोई टचिंग के, बिना कोई कांटेक्ट के चार्ज ट्रांसफर हो जाए, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। गॉट इट? ये होता है इंडक्शन। तो विदाउट एनी कांटेक्ट। तो अब सोचिए, क्या बिना कांटेक्ट के चार्ज का ट्रांसफर होना पॉसिबल है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में? बताइए। अभी हमने दो केस पढ़े, हमने पढ़ा दो बॉडी को रब कर रहे हो, आप ग्लास रॉड को सिर के साथ रब कर रहे हो, और फिर क्या कर रहे हो, फिर उसे जब दूर करने की कोशिश कर रहे हो, देयर विल बी सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ ऑफ दिस, बिकॉज द ग्लास रॉड possesses a positive charge and the silk lock possesses a negative charge। ठीक है, तो दिस इज by the touching, by rubbing both of this body, this is how the charges gets transferred। in the second process we discussed charging by conduction। charging by conduction में भी आपने देखा, there will be the touching, that's why the charges getting transferred from one body to another body। ठीक है,
So now, how can you able to transfer a charge from one body to another body without any physical contact? Is it possible? Yes, it is possible. How it is possible? See, हम क्या करते हैं, हम एक बॉडी लेते हैं, देखो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये आपको याद रखना है, इसी के थ्रू मैं जो बोल रही हूँ ना आपका, दैट इज द एग्जाम्पल 1.1, एनसीईआरटी का इंटेक्स एग्जाम्पल 1.1, दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। इसे बहुत अच्छे से समझना, अच्छा टॉपिक है। देखो हम एक बॉडी लेते हैं, दिस इज योर न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल वाला मेटालिक बॉडी है, ठीक है। इसे क्या किया है, एक इंसुलेटेड रॉड से हमने क्या किया, दिस इज इंसुलेटेड रॉड है ना, एंड दिस वन इज अ न्यूट्रल मेटालिक बॉडी, ठीक है। इट इज अ न्यूट्रल मेटालिक बॉडी। न्यूट्रल मेटालिक बॉडी का मतलब क्या है, मेटालिक बॉडी है, चार्जेस होंगे बट इट इज न्यूट्रल इन नेचर। कुछ टाइम बाद हो सकता है कुछ करे तो इसमें चार्जेस आ जाए, ठीक है। इस टाइम पे फर्स्ट केस में ये कैसी रखी हुई है, ये न्यूट्रल है, मतलब इसमें जितने प्रोटॉन है उतने के उतने क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब समझ लेना, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई चार्जेस नहीं होंगे, न्यूट्रल पे हमेशा चार्ज होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने के उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। गुड। नेक्स्ट केस में देखो, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, इसी न्यूट्रल मेटालिक बॉडी को, जो कि एक इंसुलेटेड स्टैंड से क्या है, कनेक्टेड है, इसी के पास में क्या ले आती हूँ, मैं ग्लास रॉड ले आती हूँ, ठीक है। दिस इज अ ग्लास रॉड, और इस ग्लास रॉड को हमने क्या करना है, टच नहीं करना है, किससे, दिस ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली, ग्लास रॉड, इट इज व्हाट, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो अब मुझे बताइए, जब आप किसी बॉडी, किसी न्यूट्रल बॉडी, आप समझ रहे हैं ना, न्यूट्रल बॉडी में चार्ज होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने के उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इस न्यूट्रल बॉडी के पास अगर आप सपोज कोई पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ले आते, आपने इसे टच नहीं किया, आपको टच नहीं करना है, यू आर एक्सप्लेनिंग व्हाट, यू आर एक्सप्लेनिंग द चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में सब कुछ बिना कांटेक्ट के बताना है। तो सपोज आप ये लेके आए ग्लास रॉड, जैसे ही आप ग्लास रॉड लेके आए, ग्लास रॉड खुद तो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, आपने इसे टच नहीं किया। इस बॉडी में प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, आर यू एग्री विद दिस, क्या आप इससे एग्री करते हैं, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। तो सारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये खुद नेचर में पॉजिटिव है, ग्लास रॉड, तो ग्लास रॉड पॉजिटिव के कारण सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस वाली साइड पे आ जाएंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन आए तो जो प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन और ये ग्लास रॉड के पॉजिटिवली पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो प्रोटॉन सारे दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएंगे ना। तो थर्ड केस में आपका कैसा होगा, देखो कुछ ये था आपका सेकेंड केस। थर्ड में क्या होगा, आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन अकर होगी, कैसी, ये तो थी आपकी क्या, ग्लास रॉड, दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज। तो जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो सारे कहाँ आ गए, एक साइड आ गए, और पॉजिटिव कहाँ चले गए, दूसरी साइड चले गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और ये ग्लास रॉड के पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा, तो वो उससे दूर भागेंगे, और इलेक्ट्रॉन और उस पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो वो उस वाली साइड पे आ जाएंगे। ओके, थर्ड कंडीशन, थर्ड हमारा ये थर्ड केस था। फोर्थ केस में हमें क्या करना है, हमें करना है किसी बॉडी को चार्ज, मतलब उस बॉडी पे मे बी पॉजिटिव लेके आना है या नेगेटिव लेके आना है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम लोग देखते क्या कर सकते हैं, मुझे बॉडी को क्या करना है, अनचार्ज से चार्ज करना है, ठीक है। मतलब उस पर आइदर मैं पॉजिटिव ले आऊँ या फिर नेगेटिव ले आऊँ, कुछ भी करके। तो देखो फोर्थ स्टेप में हमारा क्या होगा, ये थी हमारी क्या, बॉडी, ठीक है। ये बॉडी इंसुलेटेड ग्लास रॉड से अटैच थी, यहाँ पे थी हमारी ग्लास रॉड, देख लेना बेटा, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मतलब फिर भी ट्राई कर रहे हैं। सी, अब नेगेटिव था, यहाँ पे सारे क्या थे, नेगेटिव थे, ठीक है, और यहाँ पे क्या थे, पॉजिटिव थे। तो इस पॉजिटिव को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से ग्राउंडेड कर देती हूँ, मैं इसे अर्थिड कर देती हूँ। अब जैसे ही आप क्या करोगे, अर्थिंग करोगे एक साइड से,
अर्थिंग के कारण जितने भी अर्थ में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी अर्थ में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन सारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, क्योंकि उसे क्या मिल जाएगा, एक मोड मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन सारे ऊपर आएंगे और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उन सबको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इतना समझ में आया। अर्थिंग से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज विल गेट्स न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएंगे और इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपवर्ड मोशन किया तो सपोज एक इलेक्ट्रॉन ने एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे ने दूसरे को, तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, तीसरे ने तीसरे को चौथा इलेक्ट्रॉन आया, चौथे इलेक्ट्रॉन ने चौथे प्रोटॉन को क्या किया, न्यूट्रलाइज किया। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, हमें जो फिफ्थ केस हमारा मिलेगा, फिफ्थ स्टेप में हमें किस तरह से मिलेगा, देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर करें, यस, ये बॉडी थी हमारी, यहाँ पे हमारी थी ग्लास रॉड, ये हमारे थे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ हमारा इंसुलेटेड रॉड से, और ये हमारा क्या है, फिफ्थ केस है, ठीक है। तो देखो न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या है, यहाँ पे कोई चार्जेस बचेंगे, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बचेंगे, देयर विल बी द जीरो चार्ज एट दिस एंड, ठीक है, इस एंड पे जीरो चार्जेस है। तो ये बॉडी कुछ इस तरह से फिफ्थ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, कौन से स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज एक साइड, मुझे आप लोग ही बताइए, ये जो नेगेटिव चार्जेस एक साइड है, इस नेगेटिव चार्जेस को मुझे एक साइड नहीं रखना है, मैं चाहती हूँ कि सारे चार्जेस क्या हो जाए, यूनिफॉर्मली ट्रांसफर हो जाए पूरी बॉडी में। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो आउटसाइड जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, जो कि इन सबको क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि तुम इस साइड ही, मतलब एक एंड पे ही क्या करो, रुके रहो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जैसे ही आपने क्या किया, ये पॉजिटिवली ग्लास रॉड को आपने जैसे ही हटाया, दिस नेगेटिव चार्ज विल यूनिफॉर्मली ट्रांसफर inside your मेटालिक बॉडी, ठीक है। तो सिक्स्थ लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप में देखो क्या होगा, ये आपकी बॉडी होगी, ये बॉडी में आपने जैसे ही क्या किया, इसको रॉड को जो यहाँ लगी हुई थी इसको हटाया, तो दिस नेगेटिवली चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑल ओवर इनसाइड द मेटालिक बॉडी। दिस इज द प्रोसेस, हाउ कैन यू चार्ज एनी बॉडी, आप किसी बॉडी को किस तरह से चार्ज कर सकते हो, विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट, विदाउट एनी कॉन्टेक्ट, ठीक है, बिना कॉन्टेक्ट के। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चंस कम्स कि मैम इसमें तो हमने नेगेटिव चार्ज लेके आए हम इस बॉडी में, क्या हम इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज लेके आ सकते हैं, सपोज मतलब मुझे किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है, जैसे यहाँ देखो ये नेगेटिव नेगेटिव आया ना, अब मैं चाहती हूँ कि यू हैव टू चार्ज दिस बॉडी एज अ पॉजिटिवली चार्ज, तो उसके लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा सोचिए। देखो क्या करना पड़ेगा, पहला केस हमारा सेम एज इट इज, ओके। सेकेंड केस क्या है, ये था हमारा ग्लास रॉड, हम एक काम इसमें हम क्या लेके आए थे, ग्लास रॉड लेके आए थे। अब मैं एक काम करती हूँ, इसमें कोई एक ऐसी रॉड लेके आती हूँ जो कि खुद क्या हो, नेचर में नेगेटिव हो। तो मैं एक काम करती हूँ, ले आती हूँ इबोनाइट रॉड ले आती हूँ। तो इबोनाइट रॉड कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो जैसे ही इबोनाइट रॉड नेगेटिव वाले को आप इधर लेके आओगे, तो देखो इधर सारे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, और इधर सारे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। नेक्स्ट केस में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे वही इबोनाइट रॉड नेगेटिव, यहाँ हमारे कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ क्या है, नेगेटिव। आप इसे क्या कर दो, अर्थित कर दो, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज, मतलब ग्राउंडेड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इस केस में यहाँ नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव रॉड को हटा दो, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। मैं जो बात कर रही हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.1, दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज, वो ये बोल रहा है कि आपको किसी मेटालिक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो उसके लिए जो अभी आपको लास्ट में समझाया ना, वो है कि आप ऐसी रॉड लेके आओ जो खुद तो नेचर में कैसी हो, नेगेटिव हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके जो भी आगे के टॉपिक्स है, दैट इज द कूलम्स लॉ है इसके बाद, तो कूलम्स लॉ एंड उसके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स या फिर आपके कुछ प्रदीप के एक दो न्यूमेरिकल्स, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।